सो हाय, दिस इज अ न्यू वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली थर्ड ट्यूटोरियल होगा ट्यूटोरियल सीरीज का, जो पुराना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन और इक्वेशन सॉल्व इन जनरल प्रोग्राम सीरीज थी, वो मैंने कंप्लीट कर दी है। फिलहाल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सीरीज मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर मैं आपको एक बार दिखाऊंगी अपना यूट्यूब को, यूट्यूब स्टूडियो कहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी सीरीज कंप्लीट हो गई है। उन सबको एक बार आप देख सकते हो, देखना चाहो तो प्ले लिस्ट में मैं जाऊँगा। पाइथन करके यहाँ पे सीरीज है। सो देखो, आपके पास सबसे पहले पाइथन बेसिक्स ट्यूटोरियल है हमारे पास। ये एक्चुअली थोड़ा अनऑर्डर्ड है, इसको बाद में ऑर्डर कर दूंगा। बट ये देखो CLI इंटरफेस है, इसको देखते हैं। यहाँ पे शफल करने का ऑप्शन है क्या? नहीं, एक्चुअली क्लिक कर रहा है। सो कॉन्टैक्ट मैनेजर, उसका क्विज है। लाइब्रेरी मैनेजर है। देन वी हैव quadratic equation, cubic equations, and then we have equation solver as a complete project। फिर पार्ट वन आ गया, ये पार्ट टू आ गया ट्यूटोरियल सीरीज का। तो अभी ये थर्ड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड पार्ट में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स, बूलियंस, ऑपरेटर्स और मे भी लिस्ट वगैरह भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स मैंने पहले बताया नहीं, बट मैं डायरेक्टली यहीं से शुरू करता हूँ ना। तो सबसे पहले मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, दैट इज ट्यूटोरियल। ओके, है ना। इसको मैं पोजीशन कर लेता हूँ, राइट डन। इसमें जाके देखे तो हाँ, ट्यूटोरियल 6 तक कवर हो गया था। अब मैं करूँगा ट्यूटोरियल 7.5। ओके, 7 ट्यूटोरियल का है। तो 7 ट्यूटोरियल में हम ये पहले वाले बंद कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या क्या कवर किया था करो, वो हम देख लेते हैं। हाँ, हमने स्ट्रिंग वगैरह किया था। ठीक है, सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या है ना, स्टेटमेंट्स विच है ना रन व्हेन स्पेसिफिक, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ब्लॉक ऑफ कोड कर देते हैं। कोड विच रन व्हेन स्पेसिफिक कंडीशन इज met और नॉट met एज स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से डेफिनेशन दे दी है आपको। बेसिकली कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट, पाइथन या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कोई भी ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड, यानी ब्लॉक ऑफ कोड बेसिकली कोड का एक पोर्शन, जैसे ये मान लो एक पोर्शन है तो उसमें ब्लॉक ऑफ कोड कह देता हूँ। वो एक ऐसा पोर्शन जो कि तभी रन करे जब हमारे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं इसका बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अगर इसका एग्जांपल तो हम मैंने बाकी उस वाली सीरीज में जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया ये क्यूबिक इक्वेशन है और इक्वेशन सॉल्वर, वहां पे मैंने लिखा था इफ नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू मेन, ऐसा करके मैंने कुछ लिखा था, है ना। तो यहाँ पे मेन लूप हम रन करते थे। तो ये जो है ना, ये भी एक टाइप का कंडीशनल स्टेटमेंट। देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी। अब इसका फॉर्मेट में थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ ना। सिंटैक्स, SYNTAX सिंटैक्स कैसे होगा, इफ देन हमारी कंडीशन आती है, देन कॉलन आता है, उसके बाद आप जो मर्जी लिखो। फिर आपका आता है एल्स, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इफ कंडीशन आती है, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एल्स कंडीशन। में एल्स एलिफ होता है हमारे पास, एलिफ के साथ की कंडीशन अटैच होती है, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एल्स। ठीक है, सो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का बेसिक है। अब आए तो बाय द वे आगे भी हम चीजें करेंगे, बट अभी मैं काम करता हूँ, मैं ढूंढ लेता हूँ। इफ ऐसा ऐसा है यहाँ पे, इसमें नीचे पढ़ाया, मैं साथ में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये वाला पॉइंट है ना, जहाँ से आपको इंडेंटेशन वगैरह काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो, कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये दिखते कैसे हैं। उससे पहले ना मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो लॉजिकल ऑपरेशंस है और कंडीशन है ना, इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहला होता है ये इक्वल्स टू, देन वी हैव नॉट इक्वल्स टू, देन लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। बेसिकली ये कितने 6 अलग अलग कंडीशंस का इन्होंने बात किया है। सो अब इन 6 कंडीशंस को यूज करके देखें हम। ओके, सो फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि, क्या चाहूँ मैं चाहता हूँ कि लेट्स से मैं ना कोई लॉगिन टाइप बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें मैंने इनपुट अभी आपको बता दिया, आउटपुट मैंने बता दिया। मान लो मैं चाहता हूँ कि कोई ना एक पासवर्ड वेरिफिकेशन एप्लीकेशन बनाना है मेरे को, बेसिक सा, वेरी बेसिक सा।
एक पासवर्ड वेरिफिकेशन एप्लीकेशन आना है जिसमें क्या करना है मैंने कि मान लो एक यूजर आईडी होगी, यूजर आईडी, ठीक है, यूजर आईडी होगी जो कि पहले से डिफाइन है, लेट से एडमिन, एडमिन नाम है, ठीक है, ये यूजर आईडी है, एंड देन पासवर्ड क्या है, अब अभी यूजर आईडी पे बात करते हैं, पासवर्ड पे ज्यादा बाद में जाएंगे जब नेस्टेड की हम बात करेंगे। तो फिर लेट्स से यूजर आईडी एडमिन है, और अगर यूजर जो बंदा है हमारा जो लॉगिन अब यूज करेगा, अगर वो एडमिन एंटर करता है यूजर आईडी में, तो उसको हम लॉगिन का एक्सेस दे देंगे, नहीं एक्सेस कर, नहीं कुछ और उल्टा एंटर कर देता है, कुछ और गलत एंटर कर देता है, देन वी विल जस्ट नॉट अलाउ हिम टू गेट इन द सॉफ्टवेयर। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो सबसे पहले तो इनपुट लेंगे, है ना, यूजर इनपुट, लेट्स से मैंने ये डाला, फिर मैं क्या लूंगा, इनपुट एंटर योर यूजर नेम, मान लो मैंने यूजर नेम मुझसे पूछ लिया, तो उसके आगे क्या कर सकते हैं हम, इफ, अब देखना, यूजर इनपुट, अगर, इसका मतलब होता है अगर, इफ, अब ये जैसे देखो सिंटेक्स देखो, इफ लिखा है मैंने कंडीशन लिखी है, आप कंडीशन ब्रैकेट में लिखो ना लिखो दैट इज कम्प्लीटली अपॉन यू, आपको लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लो, इफ यूजर इनपुट इक्वल्स टू यूजर आईडी, ठीक है, फिर कॉलन, और नेक्स्ट लाइन में अब जो भी है ना, बाय द वे यहाँ देखना, नेक्स्ट लाइन में जाके मैं यहाँ से नहीं टाइप करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे अगर टाइप करूँ ना, एक्सेस ग्रांटेड, लेट्स से मैं granted, तो ये काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये जो इफ कंडीशन है ना, ये एक्चुअली ये कंडीशन अभी क्या है ना, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, पहले आप सिंटेक्स समझो। सबसे पहले इफ आएगा हमारा, फिर हमारा ये कंडीशन जो भी होगा उसके बाद कॉलन, और अब इस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो जो चीजें आ रही है ना, वो एक इंडेंटेशन के साथ है, इंडेंटेशन मींस टैब। और बाय द वे जब नॉर्मली हम एंटर करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये टैब आ जाता है, देखो यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर करूँ तो टैब आ जाएगा, और जहां पे मैं बैक बैक करके यहाँ पे कुछ करूँ ना, मैं प्रिंट थैंक्स फॉर वर्किंग विद अस, लेट्स से कह रहा हूँ वर्किंग विद अस, ओके, मान लो मैं ऐसा कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो, अब एक लाइन इंडेंटेशन के साथ है, एक लाइन बिना इंडेंटेशन के साथ है, तो यहाँ हो क्या रहा है, ये जो लाइन इंडेंटेशन के साथ है, तो जहां तक इंडेंटेशन के बिना लाइन नहीं आ जाती, यहाँ पे बिना इंडेंटेशन की लाइन है, तो यहाँ तक जो पार्ट है ना हमारा, वो सारा इफ ब्लॉक के नीचे आ रहा है, बट ये वाला जैसी पार्ट आ गया ना, ये इफ ब्लॉक से बाहर है। सो अब बेसिकली होगा क्या कि अगर, पहले अब मैं कंडीशन समझाता हूँ, ये सिंटेक्स थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके अब कंडीशन थोड़ा समझाता हूँ। कंडीशन क्या है कि एक अभी तक हम यूज करते हैं, ये सिंगल इक्वल्स, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये इस वेरिएबल को असाइन कर रहा है, इस वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करता है, ये इससे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। बट ये जो होता है ना, ये एक होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, बेसिकली इससे हम कंपैरिजन करते हैं, क्या यूजर इनपुट यानी ये वाला जो स्ट्रिंग है और ये वाला जो स्ट्रिंग है, क्या ये दोनों सेम है? अगर सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है, ये ट्रू फॉल्स इसकी मैं बाद में बात करता हूँ, जब बूलियंस पे आएंगे ना, तो उसकी भी बात करूंगा। बट अभी के लिए आप ये समझो कि अगर ये जो ये वाला जो इनपुट स्ट्रिंग है और ये वाला देखो, अब मैं हॉवर कर रहा हूँ ना, तो वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल, और यहाँ लास्ट में डेटा टाइप की स्ट्रिंग आ रही है, और इस पे भी हॉवर करूँ तो देखो लिटरल आ रहा है, लिटरल का मतलब ये यहाँ पे स्ट्रिंग होता है, ठीक है, लिटरल भी बेसिकली एक टाइप का स्ट्रिंग ही समझो आप इसको। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये वाली स्ट्रिंग के बराबर है, यानी इक्वल्स टू, क्या करता है, कंपेयर करता है, क्या जो जो यहाँ लिखा है वही इसमें भी लिखा गया है, अगर ये हो जाता है तो कंडीशन फुलफिल होगी, कंडीशन फुलफिल होगी तो इसके अंदर वाला कोड चलेगा, और अगर कंडीशन लेट से फुलफिल नहीं हुई तो ये कोड नहीं चलेगा। अब मैं रन करके दिखाऊं, हाँ, लेट्स से यूजर नेम उन्होंने पूछा, मैं अगर आयुष डालूं तो कुछ नहीं हुआ, ये लाइन रन कर रही है, ये लाइन क्यों रन कर रही है, बिकॉज ये लाइन इफ ब्लॉक से बाहर है, तो ये तो जैसे नॉर्मली रन होनी थी वैसे, अगर मैं इसको देखो कमेंट आउट भी कर दूं ना, तो मैं अभी भी रन करूं इसको, ये लाइन तो रन होनी ही होनी है, इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये लाइन अलग है, ये वाली लाइन जो है इफ ब्लॉक के अंदर आती है। अब मैं इसको रन करूं, अब मैं मान लो आयुष एंटर कर रहा हूँ तो नहीं रो रहा, बट मैं वही एडमिन डाल दूं, आप देख सकते हो एक्सेस ग्रांटेड लिखा गया, वाई, बिकॉज ये इफ ब्लॉक था, इफ ब्लॉक के अंदर कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो इसके अंदर वाले सारे कमांड्स रन होंगे। जैसे इसके आगे मान लो मैं कर रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ वेलकम एडमिन समथिंग, मैं कुछ ऐसा प्रिंट करना चाहता हूँ, ये भी साथ में प्रिंट होगा। मैं जैसे ही एडमिन डालूंगा दोनों प्रिंट हो रहे हैं, और अगर मैं आयुष डालूं तो एक ही प्रिंट हो रहा है, सिर्फ ये वाला कोड, ये दोनों स्टेटमेंट्स नहीं प्रिंट हो रहे। सो ये इफ ब्लॉक की बात हो गई। अब एक होता है फिर एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक के साथ सिंटेक्स कंडीशन कभी भी नहीं आती। एल्स ब्लॉक क्या करता है
कि जैसे इफ मान लो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगी फिर तो ये रन हुआ, बात खत्म, फिर एल्स ब्लॉक नहीं रन होगा। बट अगर लेट्स से इफ ये वाला जो कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं होती है बेसिकली, कि अगर ये काम मैं करने निकला और ये काम नहीं हुआ तो क्या करना है, वो एल्स ब्लॉक बताएगा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी फिर तो यही रन हो जाएगा और बात खत्म, एल्स तब रन नहीं होगा। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई देन एल्स विल रन। सो अनऑथोराइज्ड एक्सेस, स्पेलिंग क्या होती है यार, एक्सेस, पता नहीं क्या होती है यार, ये होती है क्या, एक्सेस, डबल सी ई डबल एस होता है, डबल, अच्छा ये डबल लगी हुई है, ओके ये है अनऑथोराइज एक्सेस रिक्वेस्टेड। मान लो मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ रिक्वेस्टेड की, ठीक है। तो आप देखना, अगर मैं एडमिन डाल रहा हूँ तब तो ये दोनों लाइन रन हो रही है, वाई, बिकॉज ये दोनों लाइन क्या कहती है कि इफ ब्लॉक के अंदर है, और एल्स क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एल्स वाला स्किप हो जाएगा। बट अगर मैं कुछ और डालूं, फॉर एग्जाम्पल आयुष में डाला था, तो क्या करें, अनऑथोराइज एक्सेस रिक्वेस्टेड, है ना, ये देखो, उसके बाद ये अभी बन रही है, वाई, कि इफ ब्लॉक स्किप हो गया, इफ ब्लॉक स्किप होता तो एल्स ब्लॉक रन हो जाता। तो ये इफ और एल्स स्टेटमेंट्स है। अगर लेट से मेरे को चाहिए ना कि एक तो एडमिन होता है और एक मैं ना यूजर भी रख रहा हूँ, ठीक है, यूजर आईडी, और एक मैं रख लेता हूँ यूजर आईडी, हाँ सेकेंडरी, या फिर मैं प्राइमरी रख लेता हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी रख लेता हूँ, लेट्स से प्राइमरी यूजर आईडी, सेकेंडरी यूजर आईडी, मान लो मैं ऐसा करता हूँ। बेसिकली अगर प्राइमरी यूजर, इसकी वैल्यू, और इसको मैं कह देता हूँ यूजर नाम रख देता हूँ इसका, या फिर है ना, ये जूनियर रख लो, कुछ भी रख लो, यूजर ऐसे रख सकता है, बट ठीक है, कंफ्यूज नहीं करता मैं आपको, ठीक है। एक तो प्राइमरी एडमिन आईडी होगी यूजर, मैं चाहता हूँ कि ना अगर एडमिन कोई एडमिन लॉगिन कर रहा है तो उसको फुल एक्सेस होगा, जैसे फुल एक्सेस ग्रांटेड यहाँ पे आएगा। बट अगर कोई भी जूनियर लॉगिन कर रहा है यानी सेकेंडरी यूजर आईडी लॉगिन हो रही है, तो क्या हो यहाँ पे कहे कि भाई नहीं, ये जो आपको यूजर, तो आपको लॉगिन तो हो जाएगा लेकिन आपको फुल एक्सेस ग्रांटेड नहीं है, आप कुछ भी हर एक सेटिंग नहीं चेंज कर सकते, आपको कुछ सेटिंग नहीं चेंज कर सकते हो। तो उस केस में हम यूज करते हैं एलिफ, एलिफ भी आगे समझाता हूँ, इसमें भी कंडीशन लिखेंगे। सबसे पहले यूजर इनपुट इक्वल्स टू क्या ये किसके बराबर है, सेकेंडरी यूजर के, सेकेंडरी यूजर आईडी, प्रिंट पार्शियल एक्सेस ग्रांटेड, वेलकम यूजर, लेट्स से मैं ऐसा कुछ करता हूँ, देखो अब क्या होता है ना, पहले आप इफ ब्लॉक चेक होगा, अगर ये मैच हो गया तो ये दोनों स्किप हो जाएंगे, अगर ये मैच नहीं हुआ तब ये एलिफ के पास जाएगा, तब ये रन करके देखा, अगर ये रन हो गया तब ये वाला स्किप हो जाएगा, और ये वाला तो पहले ही स्किप हुआ था, अगर ये भी नहीं रन किया, मतलब ये भी नहीं रन किया, ये भी नहीं रन किया, तब जाके एल्स के पास जाएगा। तो एलिफ का ये बीच में काम होता है। अगर देखो अब मैं एडमिन डाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हो फुल एक्सेस ग्रांटेड वेलकम एडमिन आ गया, और लास्ट में जो लाइन थी वो तो आनी ही आनी है, वो तो हर कंडीशन में आएगी। अगर मैं यहाँ पे करूँ जूनियर, देख सकते हो वेलकम यूजर आ रहा है ना, पार्शियल एक्सेस ग्रांटेड वेलकम यूजर, तब ये वाला ब्लॉक रन हो रहा है। अगर कुछ मैं रैंडम से ही एंटर कर दूं, लेट्स से, है ना, सैम, तो बस अनऑथराइज्ड एक्सेस रिक्वेस्टेड एंड थैंक फॉर वर्किंग विद अस। ये इफ एलिफ और एल्स कंडीशन, ये तीन कंडीशंस हो गई, है ना। अब और इस तीनों में ना हमने इक्वल्स टू का यूज किया था। इक्वल्स टू क्या करता है कि एग्जैक्टली कंपेयर करता है। बाय द वे, अगर ये केस सेंसिटिव भी है, अगर मैं ऐसे लिख दूं ना एडमिन, तो नहीं, एडमिन नहीं मैच करेगा, भाई एक ही क्या कैपिटल ए था, है ना। वो कैसे करना है उसके ऊपर भी हम आगे जाएंगे, बट अभी के लिए फिलहाल तो जब ना इसके साथ में एक बार और स्ट्रिंग वाला पोर्शन कवर करूंगा, तो उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन होगी इफ एलिफ और एल्स की, है ना। अब ये एक एक जो इक्वल्स होता है ये हमने कर लिया, नॉट इक्वल्स टू की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये वाला तो एक हो गया हमारा। अब ना नेक्स्ट हम मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मान लो एक नंबर गैसिंग गेम रखना चाहता हूँ मैं, है ना, नंबर गैसिंग गेम है। इट इज नॉट इक्वल टू, कोई मैं एग्जांपल सोच रहा हूँ जो एग्जांपल अच्छा लगेगा।
समझाने के लिए, नॉट इक्वल्स टू को चेक करने के लिए। अ, 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 no, चलो तो बस सिंपल ही रखते हैं। मान लेते हैं मैंने ना एक डाइस में ना मेरा एक नंबर आ रहा है, मैं मान लेता हूँ 4। और ना मैं यूजर से इनपुट लूंगा, यूजर, अच्छा यहाँ पे आपको ना एक चीज और मैं बताऊंगा। यूजर या फिर यू इनपुट कर देता हूँ। यू इनपुट इज इक्वल्स टू, या फिर गेस इसका नाम लिख देते हैं कि मैं यूजर को कह रहा हूँ कि गेस कर। इनपुट है ना, गेस द नंबर ऑन द डाइस। ठीक, ये मैंने गेस करने को यूजर को कह दिया। इफ गेस इज इक्वल्स टू डाइस, मान लो मैं कह रहा हूँ कि अगर गेस डाइस के नंबर के बराबर है, देन प्रिंट कॉन्ग्रेचु कॉन्ग्रेचुलेशन, ये कुछ करे, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, ऐसे ठीक है। Congratulations, you have guessed the right number. You have guessed the right number. मैं मान लो ये कह देता हूँ, है ना। If guess is not, sorry, if नहीं, alif guess is not equals to dice, then मैं कह दूंगा better luck next time. और यहाँ पे else की जरूरत ही नहीं है, पता क्या, else को कई बार हम स्किप भी कर सकते हैं। बाय द वे, बिना if के else नहीं लगा सकते, बट बिना else के if स्टेटमेंट हमारी चल सकती है। ओके, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि अगर जो गेस मैंने किया है नंबर, जो यूजर ने गेस किया वो डाइस के बराबर यानी 4 के बराबर है, तो उसको कह दूंगा ठीक है, जीत गए। और अगर गेस बराबर नहीं हुआ, ये वाला सिंबल होता है ना, स्पेशली ये इंटेरोगेशन का सिंबल होता है ना, ये जनरली नॉट को रिप्रेजेंट करता है। इसको यूज करके भी दिखाएंगे हम कैसे ये काम करता है। तो ये नॉट का काम करता है, और नॉट और उसके आगे एक सिंगल इक्वल्स टू लगा दिया तो ये क्या बन जाता है, नॉट इक्वल्स टू, है ना। गेस इज नॉट इक्वल्स टू डाइस, अगर ये 4 के बराबर नहीं है तो ये कह देगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो मैं इसको रन करूं, मान लो लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि टू गेस कर लेता हूँ, तो देखो बेटर लक नेक्स्ट टाइम आ रहा है। तो ये फिलहाल देखो कि हमने एल्स ब्लॉक को स्किप कर दिया और ये कंडीशन लगा दिया। आप कह सकते हो यार वो तो इफ की जगह मैं सीधा एल्स लगा देता, तो ये कंडीशन का जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ये आगे अभी समझ में आएगा मैंने ये ऐसा क्यों लगाया है। तो ये काम कर रहा है एक्चुअली। ये देखो अब, लेकिन एक प्रॉब्लम इससे कोड में पता है क्या, अगर मैं 4 एंटर करूंगा तब भी कह रहा है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब ऐसा क्यों हो रहा है, 2 मिनट गेस करके सोचो कि मैंने तो 4 यार यहाँ पे भी डाला, 4 दोनों 4 4 के बराबर हुआ, बट ये क्यों नहीं काम कर रहा है। आई होप आपने सोच लिया होगा, अगर नहीं सोचा देन लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले देखो, गेस्ट एक वेरिएबल है, ये क्या टाइप है, ये स्ट्रिंग है। और डाइस क्या है, ये एक लिटरली, ये वैसे एक ना वो है, इंटीजर है। मैं अगर डाइस का ना डेटा टाइप प्रिंट करूं यहाँ पे, रुको, प्रिंट, सॉरी, टाइप डाइस। देखो मान लो फोर एंटर करता हूँ, देखो ये इंट क्लास का वेरिएबल है, बेसिकली ये इंटीजर है। तो हम कर क्या रहे हैं, एक ये वाला नंबर जो कि एक इंटीजर है, सॉरी, इंटीजर है, इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग और इंटीजर कभी भी बराबर नहीं होते, बिकॉज वाई कभी भी बराबर नहीं होते, बिकॉज 4 इज नेवर इक्वल्स टू 4। ये दोनों फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये एक इंटीजर है और ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग और इंटीजर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक न्यूमेरिकल 4 है और ये एक स्ट्रिंग 4 है। इस पे आप ना एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, जैसे 4 में 5 ऐड करना चाहो तो उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आप 4 प्लस 5 करोगे ना तो ये 45 बन जाएगा और इसका आंसर 9 आएगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको टाइप कास्ट करके। अब टाइप कास्ट करने के बाद 2 3 तरीके आपको बताए थे, या तो आप ऐसे करके ना इंट करके गेस कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने से बढ़िया आप डायरेक्टली ही इसको इनपुट के इंट के अंदर डाल दे सकते हो। इसे कॉम्पोजिट फंक्शन मैंने बताया था कि कॉम्पोजिट फंक्शन में सबसे पहले इंटरनल फंक्शन रन होता है इनपुट,
और इनपुट आ गया तो जो भी आंसर आया लेट्स से 4, तो अब ये इंटीजर के पास जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। तो अब देखो, अब ये भी इंटीजर है, अब ये भी इंटीजर है, अब मैं रन करूं और अब मैं 4 एंटर करूं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गेस द राइट नंबर। तो ऐसे ये काम कर रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लेस देन। अब देखो मैंने ये क्यों बनाया था ये वाला, इसकी हम बात करते हैं, है ना। इफ एलिफ, तो देखो सबसे पहले ना हम, इससे पहले हम चेक कर लेते हैं एलिफ, एक और कंडीशन लगाते हैं कि मान लो यूजर ने गेस किया, और ना सबसे पहले काम करते हैं, इसको भी एलिफ कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। और कहोगे अब बता भाई, दो एलिफ स्टेटमेंट भी साथ में नहीं हो सकती, एक इफ होना ही चाहिए। इफ एक बार होगा तो आप एल्स भी लगा सकते हो, एलिफ भी लगा सकते हो, बट इफ के बिना ना आप एल्स लगा सकते हो ना एलिफ लगा सकते हो। तो इफ कंडीशन में लगाया, इफ गेस इज ग्रेटर देन, या गेस इज स्मॉलर देन जीरो कर दूंगा, लेट्स से जीरो, dice cannot have a number less than zero, ठीक है। बेसिकली अब मैंने इनका कंडीशन लगा दिया। अब कंडीशन अपनी ब्रैकेट में रखना रखो, नहीं रखना ना रखो, पाइथन में एक मैंडेटरी नहीं है, काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है बट इसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले चेक करिए कि जो जो भी बंदे ने यूजर ने गेस किया है, क्या वो जीरो से छोटा है। अगर वो छोटा है तो मैं सीधे कह दूंगा कि भाई जीरो से छोटा तो हो ही नहीं सकता गैस नंबर। एक्चुअली वन से भी छोटा नहीं होता, तो इसको वन कर सकते हैं हम, है ना। वन से छोटा कभी नंबर होता है डाइस में, अगर यूजर ने कुछ भी ऐसा गेस कर लिया जो वन से छोटा है, तो ये तो आउटराइट रिजेक्ट कर देगा, भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक और मैं एलिफ कंडीशन लगा देता हूँ, एलिफ गेस इज लेस देन, सर इज ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा भी नहीं हो सकता, कि डाइस कैन नॉट हैव अ नंबर ग्रेटर देन 6, ये भी काफी अंडरस्टूड सा फैक्ट है। और अगर ये वन से भी छोटा है, वन से छोटा नहीं है और 6 से बड़ा नहीं है, तो देखो ये अगर वन से छोटा हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ये रन हो जाएगा कि भाई छोटा नहीं हो सकता, बात खत्म, ये तीनों वैसे नहीं होंगे। अगर मान लो वन से छोटा नहीं है, मान लो 7 है, 7 वन से छोटा समझा होता है, तो ये कंडीशन स्किप हो जाएगी। लेकिन इस कंडीशन से बड़ा हो गया तो ये कंडीशन रन हो जाएगी और फिर बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, तो कहेगा भाई ये तो नंबर ही आपका 6 से बड़ा है। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम इसके ऊपर जाएंगे और हम इसको कहेंगे कि भाई आपने एक सही नंबर गेस किया। और अगर कुछ नहीं हुआ फिर भी, तब हम ये या तो एलिफ में इसको रखेंगे, या फिर हम इसको एल्स भी बना सकते हैं, यहाँ पे आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको ये अंडरस्टैंड करना है तो यहाँ नॉट इक्वल्स टू क्या करता है, नॉट इक्वल्स टू का ऐसा काम है। अब ये स्मॉलर देन ग्रेटर देन का भी आपको यूज पता चल गया। और बाद में स्मॉलर देन ग्रेटर देन भी नॉर्मली इंटीजर्स पे यूज होते हैं, स्ट्रिंग्स पे यूज करते हैं, तो लेंथ को कंपेयर करता है। मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा अभी जब स्ट्रिंग्स की बात करेंगे, इसमें स्ट्रिंग्स का थोड़ा डिफरेंट डील में होता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये हो गया। अब एक सिंबल होता है ये वाला, इक्वल्स टू, इसके साथ ही इक्वल्स टू लगता है। अब ये दोनों क्या है, ये अभी तक तो देखो ऐसे अभी थे ना, अभी क्या कब रन हो रहा था कि ये जब गैस वन से छोटा हो रहा था तभी रन हो रहा था। बट जैसे ही मैंने इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, अभी कब रन होगा, या तो अगर वन से छोटा हो या फिर वन के बराबर हो तब भी रन कर जाएगा। जैसे मैं दिखाऊं, अगर मैं इसको वन लिख दूं, देख सकते हो डाइस कैन नॉट हैव अ नंबर लेस देन वन, तब भी प्रिंट हो रहा है। पहले ये नहीं प्रिंट हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे देखो ये हटा दूं और मैं वन करूं, तो वो वाली लाइन स्किप हो जा रही है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, लास्ट में मैं चले जा रहा था। बट ये इक्वल्स टू का साइन क्या करता है कि इक्वलिटी को भी कंपेयर करता है, और सेम इसके साथ भी सीन है। अगर मैं इसमें यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दूं और मैं 6 एंटर करूं, तो इस 6 में भी एरर मार देगा, 6 में भी आ गया, डाइस कैन नॉट हैव अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो ये प्लस इक्वल्स ये वाले साइन की हो गए। ये वाला भी हम डिस्कस कर लिया, इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू हो गया, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, सब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सारे हमने अब सीख लिए, है ना। इफ ए इज, अच्छा बाय द वे हम दो वेरिएबल्स को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, दो इंटीजर्स को कंपेयर कर सकते हैं। आप ये देखो, इफ नंबर इज 15, इफ नंबर इज 0, तो पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव आप ढूंढ सकते हो। जैसे इसको तो अभी छोड़ो, इसको हम बाद में बात करेंगे। लेट्स से पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, है ना, मैंने नंबर एक इनपुट ले लिया यूजर से, इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। अच्छा यहाँ पे मैं तीनों आपको बताता हूँ। मान लो इफ नंबर
इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन जीरो, अगर वो जीरो से बड़ा है तो मैं क्या कहूंगा, प्रिंट दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, मैं ये कह दूंगा। एलिफ अगर वो नंबर जीरो से छोटा है, देन प्रिंट दिस इज अ नेगेटिव नंबर। अगर वो जीरो है तो इट इज जीरो, या फिर एल्स भी लगा सकते हो यहाँ पे, ये और तो जीरो से या तो छोटा होगा बड़ा होगा, उसके सिवाय क्या हो सकता है, वो जीरो ही हो सकता है। फिर दिस इज दिस इज अ जीरो, से ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। देखो मैं अगर यहाँ पे डालू, अच्छा डालू यहाँ पे, ना ये लगा देता हूँ, कॉलम लगा के स्पेस दे देता हूँ, उसको पता चल जाता है यहाँ पे इनपुट डाल। हाँ मैं 45 कह रहा हूँ, इट इज अ पॉजिटिव नंबर। -4 कह दूँ, ओ यार, -4 कह दूँ, इट इज अ नेगेटिव नंबर। अगर मैं जीरो कह दूँ तो वो ये बता देगा कि क्या है। ओके, ये हो गया। इंडेंटेशन का ध्यान रखना, ऐसे नहीं लिख सकते, आपको यहाँ इंडेंटेशन लगानी पड़ेगी। मल्टीपल स्टेटमेंट, हाँ मल्टीपल स्टेटमेंट मैंने आपको करके दिखा दिया। यूजिंग वेरिएबल्स इन कंडीशन इज लॉ इफ लॉग्ड इन, अच्छा ये नहीं आता, इस पे भी आता है। ठीक है, एलिफ की हमने बात कर ली है, पाइथन एल्स की बात कर ली है, अभी शॉर्ट हैंड लिस्ट की बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ सब कुछ बात है। तो हाँ, ये हमने नॉर्मल से नंबर्स को भी हमने हमने कंपेयर कर लिया। अब लेट से मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ, ये जो दो स्ट्रिंग्स है इसको कंपेयर करना चाहता हूँ। प्रिंट वन इक्वल्स टू तो यूज किया था प्राइमरी यूजर इक्वल्स टू सेकेंडरी यूजर, मान लो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। अच्छा, कंडीशंस को आप ना ऐसे प्रिंट भी कर सकते हो। अब ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये जितनी भी आपने चीजें देखी थी, ये ये और ये सारी, ये जो 6 कंडीशंस आपने देखी ना, ये सारी एक टाइप की बूलियंस है। ये सॉरी, इन सबका जो आंसर फाइनल आता है ना, आप इसको भी मैं फिर आपको comment कर देता हूँ। कि कोई भी कंडीशन होती है, लेट्स से a इज इक्वल्स टू 7 एंड b इज इक्वल्स टू 45। अब ये अगर मैं कंपेयर करूं a इज इक्वल्स टू b को, तो ये क्या होता है कि ए और बी, ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये हमेशा एक इंटीजर, सॉरी एक ये बूलियन रिटर्न करता है। जैसे मैं रन करूंगा तो यह क्या आ रहा है, फॉल्स। और मैंने आपको बताया था कि बूलियंस क्या होते हैं, बूलियंस क्या होते हैं, बूलियंस होता है ट्रू और फॉल्स। ये बूलियन डेटा टाइप होता है ना। और ये जो कंपैरिजन वाले जितने ऑपरेटर्स होते हैं ना, कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स ऑलवेज रिटर्न बूलियंस। ओके, इसको कर लेता हूँ ब्रैकेट में। तो ये आपको याद रखना है कि अगर ये ए और बी हो रहा है ना, तो ये क्या करता है कि इसको कंपेयर करता है। लेट्स से मैं कह दूं, क्या ए और बी बराबर नहीं है, तो आ रहा है ट्रू। वाई? क्योंकि ऑब्वियसली बराबर नहीं है। क्या ए बी से बड़ा है? नहीं है। क्या बी ए से बड़ा है। क्या अगर मैं इसको लेट्स से 45 कर दूं, क्या ये इससे बड़ा है? नहीं। क्या ये इससे बड़ा है? नहीं, ये भी गलत है। लेकिन क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल सही है। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला साइन है? ये ऐसे लिखते हैं। हाँ सही बात है, क्योंकि ये ग्रेटर देन तो भले ही नहीं है, ये बी बड़ा तो नहीं है लेकिन बी बराबर तो है। क्या ये ऐसा है कि ए बड़ा तो नहीं है लेकिन बी बराबर तो है, तो इससे ट्रू आ रहा है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का ऐसा काम होता है। ठीक है, आप अगर आप देखो, मैं ना यहाँ पे ना, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसे बूलियन हमेशा रिटर्न करते हैं। और इफ एल्स में कैसे हम यूज करते हैं, इसे भी दिखाते हैं। ए इज इक्वल्स टू बी, मान लो मैंने कंपेयर कर दिया। अगर देखो इफ में मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूं, दिस स्टेटमेंट will always run। देखो अब कह रहा है कि ये भाई ये स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हो, और कोई कंडीशन नहीं, मैंने सिर्फ सिंपली से ट्रू दे दिया, मतलब एक उसको कंडीशन की जगह बूलियन दे दिया। अब कंडीशंस मैंने बताया, कंडीशंस हमेशा बूलियन रिटर्न करते हैं। तो मैंने रिटर्न में था कि यार कंडीशन वहां पे क्यों लिखूं, कंडीशन जब ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं तो मैं क्या करूँ, क्या होगा अगर मैं वहां डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स लिखूं। जब ट्रू लिख दिया तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी और ये हमेशा रन करेगा, देख सकते हो।
बट अगर मैं इसी को फॉल्स कर दूं, बाय द वे फॉल्स में कैपिटल एफ आता है, वो स्मॉल एफ ना लिखते, तो ये वाली स्टेटमेंट कभी भी रन नहीं होगी। वाई? बिकॉज ये हमेशा फॉल्स होगा। ये आप देख सकते हो, ये ना थोड़ा डिम भी हो गया। अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो ये लाइट, ये थोड़ा सा ब्राइट है, ये देखो अब डिम हो गया है। अगर मैं, सॉरी, अभी डिम हो जाएगा, अब डिम हो गया। ये क्यों डिम हो जा रहा है? कि VS कोड बता रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट में प्रोग्राम कोई पहुंच ही नहीं सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स रहेगी, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। आप कहोगे यार कि ए नॉट इक्वल्स टू अगर मैं बी कर दूं तो क्या होगा? तो ये यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया। वाई? बिकॉज एक वेरिएबल है जिसको चेंज करने से ये हमारी वैल्यू रन हो सकती है। लेकिन जब मैंने इसको फॉल्स लिख दिया तो कोई भी वेरिएबल आप चेंज कर लो, जो मर्जी इनपुट दे दो, जो मर्जी आउटपुट मांग लो, ये हमेशा कभी भी रन नहीं होगा। सो ये हो गया इफ एल्स कंडीशन की बात हमारी, है ना। इसमें बूलियंस कैसे यूज होते हैं ये हो गया। अब देखो कुछ चीजें ना बूलियन, और हम कुछ और चीजें होती है जो बूलियन रिटर्न करती है। लास्ट टाइम हमने ना स्ट्रिंग्स की जब बात की थी, दिखाऊं मैं आपको तो, है ना, स्लाइसिंग की थी, उसका डॉट अपर हमने यूज किया था, है ना, एक कन्वर्जन किया था। इसमें भी ना एक बूलियन रिटर्न करने का ऑप्शन होता है, स्ट्रिंग डॉट। हमने पहले ऐसे किया था ना, अपर, ये क्या करता था, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं अपर की जगह इज अपर, देख सकते हो यार, ये अभी तो प्रिंट ही बड़ी चीजें हो रही है ना। तो ये क्या करता है, एक बूलियन रिटर्न करता है कहीं तो। ये यहाँ पे एक फॉल्स फॉल्स आया, वाई? ये क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग को जाके चेक कर रहा है, कह रहा है कि ये क्या पूरा अपर लेटर्स में है? नहीं, इसलिए फॉल्स आ गया। उसका यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अगर चेक करूं स्ट्रिंग डॉट इज लोअर, देखो यहाँ पे भी फॉल्स आ गया कि भाई पूरा लोअर केस में भी नहीं है। क्या कैपिटलाइज वाले केस में है? इज, एक्चुअली कैपिटलाइज को चेक करने के लिए ना कोई वो फंक्शन नहीं है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। अब और बाय द वे स्ट्रिंग्स में ना हम और भी और कुछ बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो ना मैं यहीं पे दिखाता हूँ आपको, इसी फाइल में दिखाता हूँ, रुको। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बूलियंस का बताया। ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख सकते हो आप, जो कंडीशंस है ना वो हमेशा ट्रू और फॉल्स पे बेस्ड है। तो कोई भी ऐसी चीज जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर सकती है, वो हमेशा एक एज अ कंडीशन यूज की जा सकती है। सो ये इफ एल्स से रिलेटेड है। 2 मिनट, हाइड्रेशन में। तो आगे हम बढ़ते हैं कुछ और कंडीशंस के बारे में। लेट्स से हम एक स्ट्रिंग ले रखा हूँ मैं स्ट्रिंग ले रखा हूँ एक आयुष। अब मैं इससे पूछूं, प्रिंट करूँ, क्या स्ट्रिंग डॉट इज अपर, अपर नहीं इज अपर, इज अपर क्वेश्चन पूछता है। और ये इसका देखो, यहाँ पे आप जाओगे ना, मेथड डेफिनेशन, इफ इज अपर, ये एक टाइप का मेथड है, क्योंकि मैंने बताया डॉट के साथ जो लग जाए वो मेथड हो जाता है। और ये देखो बूल यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब होता है रिटर्न्स। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? बूलियन रिटर्न कर रहा है, रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग इज एन अपर केस अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, इज अपर केस, ठीक है। ट्रू आ रहा है भाई, ये सेकंड वाला देखो, ऊपर वाला मत देखना, ये ऊपर वाला ये है, इसको मैं आपको कर ही देता हूँ। ट्रू आ रहा है। क्या मैं अगर इज लोअर करूँ, लोअर नहीं है तो फॉल्स आ गया। अगर मैं सब कुछ ही छोटा कर दूँ, ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे छोटे में यहाँ पे चौधरी लिख दूँ, क्या अभी भी ट्रू आ रहा है? बिकॉज पूरा ही अपर केस है, पूरा लोअर केस है। तो आप ऐसे कुछ ये चीजें यूज कर सकते हो। बाय द वे, मैं डॉट अगर लेंथ रन करूँ तो देखना क्या आता है। डॉट अगर मैं, सॉरी, लेंथ तो ऐसे नहीं, लेंथ तो मेथड है, सॉरी इसमें। ओके, स्ट्रिंग के साथ और भी हम कुछ चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं, आयुष और, मैं एक और स्ट्रिंग टू बना देता हूँ, str2 बना देता हूँ। लेट्स से उसमें क्या मैं डालूं, चलो, ठीक है, कुछ भी रैंडम फॉलो। अब मैं मान लो अगर क्या, अभी तक इंटीजर्स को हम कंपेयर कर रहे थे, आपको पता लग गया कि इंटीजर्स क्या करते हैं। string2, मैं अगर इसको रन करूँ, कौन सा रहा है भाई? बिकॉज दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है ना। अब और भी कुछ कंडीशन स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ए, 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 string, अच्छा, ये तो मैं ना वेरिएबल, ये लिस्ट वगैरह वाला आपको एक्सप्लेन करूंगा। और क्या क्या है जो मैं आपको बता सकता हूँ।
अच्छा, इज लॉग्ड इन। बाय द वे, जैसे अभी तक तो मैंने यहाँ डायरेक्टली ट्रू फॉल्स लिख रहा था, मैं कोई बूलियन डिफाइन कर सकता हूँ, है ना। इज जैसे माइनर, इज माइनर इज इक्वल्स टू फॉल्स, इज माइनर, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। मान लो अगर इज माइनर फॉल्स है, क्या कहेगा वो माइनर तो नहीं है। अगर वो कह रहा है कि क्या ये माइनर है, नहीं माइनर नहीं है, और मैंने ये वो पास कर दिया, बूलियन यहाँ पास कर दिया, अब मैं रन करूंगा तो अच्छा, मैंने क्यों नहीं, इज माइनर, अच्छा हाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, नॉट कंडीशन का यूज करते हैं हम। नॉट कंडीशन कहाँ पे यूज होगी, मान लो मैंने कहा है इज माइनर की जगह ना मैंने इज मेजर करके फील्ड बनाया हुआ है, इज मेजर, क्या वो बड़ा है, एज में बड़ा है, ट्रू, इज मेजर, तो आप देख सकते हो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। बट लेट्स से वो ना, जो भी ये मतलब एक टाइप का वो हुआ है, क्या कहते हैं, सर्वे हुआ है, उसमें मेजर उन्होंने नहीं पूछा कि मेजर हो या नहीं हो, उन्होंने पूछा है कि आप माइनर हो, और लोगों ने कहा कि नहीं मैं माइनर नहीं हूँ। अब देखो मैं इज माइनर अगर यहाँ पे डालूं तो ये रन नहीं हो रहा, क्यों नहीं रन हो रहा, ये देखता है क्या ये बंदा माइनर है और यहाँ फॉल्स लिखा है, तो ये रन नहीं होता है। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि अगर ये फॉल्स है तो रन हो, वाई, क्योंकि अगर कोई बंदा माइनर नहीं है तो वोटिंग के लिए एलिजिबल है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ये वाला सिंबल, सही, देखना होगा, ये लग क्या होगा। मैं ये यूज कर सकता हूँ, ये क्या कहता है कि अगर जो यूजर है हमारा वो माइनर नहीं है और फॉल्स नहीं है, तो ये करो, फिर ठीक है। अगर सॉरी यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कि जो इज माइनर वेरिएबल है हमारा ये अगर ट्रू नहीं है, तो रन कर दो, जो कि सही है। या फिर मैं इसको कह सकता हूँ, इसको ऐसे कंपेयर कर सकता था इज फॉल्स के साथ, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ये चीजें हो गई। उसके बाद और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जैसे अब देखो ऐसा भी प्रोग्राम होगा, एज हमने पूछ लिया, अच्छा बाय द वे इस सिंबल का काफी अच्छा यूज है, ये 18 लिख देना, कि कुछ चीजें जैसे वोटिंग पे बंदा 18 पे भी एलिजिबल हो जाता है, 17 पे नहीं हो सकता। अगर देखो अच्छा यहाँ पे आपका हो गया, मैं ये भी करके दिखाता हूँ ना, एज मान लो मैं वेरिएबल बनाता हूँ, एज इज इक्वल्स टू 18, या फिर फिलहाल में 21 दे देते हैं। इफ, मैंने एक्स्ट्रा कंडीशन लगाता हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तब बंदा एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है, ये एलिजिबल है वोटिंग के लिए। अगर मैं 19 कर दूं, ही स्टिल एलिजिबल, बट मैं 18 कर दूं तो अभी एलिजिबल नहीं रहा। तो कैसे क्या करें कि 18 पे तो रन नहीं करा, फिर यार कोई कह सकता है, हो सकता है कोई कहे मेरे को कि यार 17 कर लेना इसको, कि एज 17 से बड़ी होगी, तो 18 तो 17 से बड़ा होता, रन हो जाएगा। तो 18 में वोटिंग के लिए एलिजिबल हो गया बंदा, अगर मैं वहीं इसको 17 कर दूं तो एलिजिबल नहीं है, ओके। कोई ये एग्जांपल वो दे सकता है, बट लेट्स सी, किसी ने अपनी एज 17.5 डाल दी है, रखी है, या फिर जो एज वगैरह हम जब भी लेते हैं ना, एक डेट और मंथ वगैरह से लेते हैं, या फिर हम कई बार डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और करंट डेट से माइनस करके भी कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसा आंसर आ सकता है 7.5। तो कह रहे हैं कि भाई वो एजिंग वोटिंग के लिए एलिजिबल हो, लेकिन 7.5 एज जिसकी है वो थोड़ा वोटिंग के लिए एलिजिबल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहूँ कि या तो एज 18 से बड़ी हो, नहीं तो कम से कम बराबर तो हो। अब देखो ये इस केस में रन नहीं करेगा, अगर मैं यहाँ पे 9999 भी लिख दूं ना, ये अभी भी रन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये 18 हो गया, ये रन कर जाएगा। 18 के बाद कुछ भी हो जाए ये रन करता रहेगा। ये 100 हो जाए, ये भी वोटिंग के लिए एलिजिबल है। सो ये कंडीशन, ये रिक्वायरमेंट है इसकी। एलिफ मैंने आपको बताया है, जिसे आप ऐसे चेक कर सकते हो। अब कि अगर बी ए से बड़ा है तो ये वाली कंडीशन रन होगी, अगर दोनों बराबर होंगे तो दोनों इक्वल है। और एल्स कि भाई इट इज नाइदर ग्रेटर नॉट इक्वल्स टू, आप प्रिंट कर सकते हो कि एल्स में डाल के, है ना। ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ। एल्स में लगा दो आप, प्रिंट ए बी इज नाइदर नाइदर ग्रेटर और इक्वल्स टू ए, इक्वल टू ए, ठीक है। ए एंड बी आर इक्वल, लेकिन लेट्स से मैं 34.4 कर देता हूँ। B is greater than A, you are eligible for voting, you are B is greater than A,
अगर मैं इसकी जगह इसको 37.7 कर दूंगा, बी इज नदर ग्रेटर और नॉट इक्वल टू ए, तो अब ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। ये फिर एज का कंपैरिजन का हो गया। इसको मैं अगर 70.99 कर दूं तो ये कभी भी रन नहीं होगा एल्स प्रिंट यू आर स्टिल अ माइनर। ठीक है, ये लो, आप ऐसे ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट का। और बाय द वे आप यहाँ कहोगे ना यार, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना तो ये वाली रन नहीं करेंगे, बाय द वे आपको पता होना चाहिए। अगर ये वाली सेटिस्फाई नहीं की तो इस वाले पे जाएगा कर्सर हमारा, लेकिन ये दोनों फिर रन नहीं होंगी। तो ऐसे कर करके आप देख सकते हो, ये हो गया पाइथन का ना। ये सारी फिर एल्स स्टेटमेंट वगैरह है ना। अच्छा, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है, ये मैथ्स का ऑपरेटर से हम जो बात करेंगे इसी वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली बात करेंगे, तो हम उसको करेंगे। एल्स एज अ फॉल बैक यूज होता है कि बेसिकली कुछ भी रन नहीं हुआ ना तो ये तो रन होगा ही होगा। शॉर्ट हैंड इफ, उससे पहले लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अच्छा ये वाला ना। शॉर्ट हैंड बाद में करेंगे, शॉर्ट हैंड या फिर इसको हम वो भी कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, इसकी बात में हम बात करेंगे। लॉजिकल की हम बात कर लेते हैं, एंड और नॉट। ओके, अब देख सकते हो यार यहाँ पे वो कहाँ गया है, वो नहीं वो लगता है रिमूव कर दिया क्या। ओके, मान लो मैंने माइनर वाला जो मैं काम कर रहा था मैं वापस से कर लेता हूँ इसको, फिलहाल के लिए कमेंट आउट, दिस शैल आल्सो बी कमेंटेड आउट। तो मैं फिर से बात कर लेता हूँ, इज माइनर, मान लो किसने सर्वे में कर दिया इज माइनर को ट्रू या फॉल्स कर देते हैं। अब मेरे को देखना है यार इस बंदे को वोटिंग देना है या नहीं देना है। इज माइनर, इफ इज माइनर प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, else you are still माइनर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि फॉल्स है, फॉल्स है तो ये वाला रन नहीं करेगा तो ये आपका एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये रन नहीं करेगा आपका क्योंकि माइनर आ रहा है। अब यूजर ने कहा कि भाई मैं माइनर नहीं हूँ, बट यहाँ पे जब जा रहा है तो ये फॉल्स हो जा रहा है, तो ये वाली तो रन नहीं होगी, ये वाली रन हो जा रही है जो कह रहा है माइनस है, तो गलत बात होगी। तो हमें क्या करना होगा, इफ की कंडीशन को उल्टा करना होगा बेसिकली, कि हम क्या चाहते हैं जैसे ये फॉल्स हो तब ये वाली रन हो, और अगर ये ट्रू हो जाए तो ये वाला रन हो जाए, है ना, सो ऑपोजिट काम चले। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, नॉट का यूज कर सकते हैं। इफ नॉट इज माइनर, अब देखो अब मैं इसको रन करूँ तो क्या है ना, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। आप जो किसी भी चीज से पहले आप नॉट लिख देते हो ना, वो हमेशा बुलियन वैल्यू जो भी है ना उसकी, उसको रिवर्स कर देता है, अगर फॉल्स था उसको ट्रू बना देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट भी करके दिखा सकता हूँ, प्रिंट, देखो मैं इज माइनर नॉर्मली प्रिंट करूँ तो क्या फॉल्स प्रिंट हो रहा है, कि फॉल्स सेट कर रखा है। अगर मैं नॉट यहाँ पे लगा दिया, नॉट, देखो ऑपोजिट हो गया, ट्रू का फॉल्स हो गया। अगर इसको मैं ट्रू कर दूं, ट्रू कर दूं तो ये फॉल्स हो जाएगा। सो बेसिकली नॉट किसी भी चीज को ऑपोजिट कर देता है, इसका हम ऐसी चीजों में यूज कर सकते हैं जब डेटा ना हमें उल्टे फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमें चाहिए था। तो ये हो गया नॉट। एंड और की अब बात कर लेते हैं, एंड और ठीक है, जैसे नॉट होता है वैसे एंड और होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना, अब मैंने डाइस बनाया था यहाँ पे ना, बता दिया क्या मैंने यार, मतलब मैं इरेज पता नहीं क्यों इतना कर देता हूँ। ठीक है, इसको हटा। अब एंड और कैसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाइस वाली गेम बनाई थी है ना, डाइस इक्वल्स टू लेट्स से कोई भी रैंडम नंबर 4 ले लेते हैं फिर से हम, और मैं पहले चेक कर रहा था क्या ये जो नंबर है 0 और 6 के बीच में है। तो मैं ऐसे चेक कर रहा था, इफ नंबर इज इक्वल्स टू 0, सॉरी ऐसे चेक कर रहा, क्या वो नंबर अगर 0 से कम हुआ तो कह दो कि भाई, ऐसे नंबर मैंने डिफाइन ही नहीं किया, नंबर इक्वल्स टू इंट है ना, इनपुट ले सकते हैं, इनपुट एंटर योर गैस, ऐसे करके इनपुट ले रहा हूँ। प्रिंट क्या करूँ मैं, नंबर अगर 0 से छोटा है ना, डाइस डज नॉट हैव
does not has आएगा have does not has a number has less than वन, ऐसा कुछ आप कर सकते हो इसे भी। ऐसे करके हमने बनाया था, बट इससे हमने वहां से एक अच्छा तरीका है। मैं क्या करूं, इफ कंडीशन में क्या लिखूं, डाइस इज ग्रेटर देन, सॉरी इज लेस देन जीरो वन, सॉरी मैं कह देता हूँ कि अगर डाइस वन से छोटा है एंड डाइस इज ग्रेटर देन सिक्स। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर डाइस वन से छोटा हुआ है और, मतलब और कहने वाला ये एंड, और डाइस छह से बड़ा हुआ है, मतलब इन दोनों से कोई भी एक कंडीशन, मतलब इन दोनों की एंड की, सॉरी और आएगा फिलहाल, और की बात कर लेते हैं ना, और डाइस वन से छोटा हो, नहीं यहाँ पे एंड ही आएगा, ठीक है मैंने वो, एंड द नंबर इज आउट ऑफ द रेंज। अब देखो क्या होता है, मान लो मैंने ना जीरो कर दिया, तो क्या हो रहा है यार ये, डाइस इज इक्वल्स, अरे यार डाइस में लिख रहा हूँ, नम लिखना है मेरे को। देखो अब कह रहे हैं, मैंने जैसे जीरो एंटर किया तब भी आउट ऑफ रेंज कह रहा था, वो वन एंटर करूँ तो शांति से रन हो जाता, कोई चक्कर नहीं। सिक्स एंटर करूँ अभी भी, सॉरी ये मैंने डॉट भी साथ लगा दिया, सिक्स एंटर करूँ इट्स कम्प्लीटली फाइन, अगर मैं वही सेवन एंटर करूँ आउट ऑफ रेंज हो जा रहा है। तो ये हो क्या हो रहा है, मैंने और स्टेटमेंट का यूज किया। और स्टेटमेंट क्या होता है ना, अगर तुमने आपने कहीं पे भी और लगा दिया, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है उसमें से कोई भी एक ट्रू हो जाती है, यानी नंबर या तो वन से छोटा हो जाए या फिर सिक्स से बड़ा हो जाए, तो ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। ठीक है, और क्या कहता है कि जो आपकी पहली स्टेटमेंट है, या फिर ये और आप मल्टीपल स्टेटमेंट लगा सकते हो, और है ना, नंबर इज इक्वल्स टू, ठीक है लेट्स से, ये भी आप मल्टीपल और लगा सकते हो, जितने मर्जी और लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या कहता है कि अगर आपका, अभी मैं दो ही से डील करता हूँ, तीन आप कभी खुद यूज करके देखना, आपको समझ में आएगा। ये क्या कहता है कि अगर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो भी ठीक, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो भी, दोनों से कोई भी ट्रू होगी, ये तो रन होना ही होना, अगर दोनों ट्रू होगी तो बात ही खत्म। अच्छा जब आप ये इसको कम चेक करता है और ये ट्रू हो गया तो डायरेक्टली वो रन करने चला जाता है, बट अगर ये फॉल्स हुआ, मतलब ये ट्रू नहीं हुआ, तभी इसको चेक करता है, और ये ट्रू हुआ तो ये रन करेगा। मान लो ये वाला फॉल्स हुआ और ये वाला भी फॉल्स हुआ, तब ये रन नहीं करेगा। तो ये तो हो गया। और अब एंड कैसे काम करता है, एंड का भी मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये लिखने के बजाय मैं कोड थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखता, इफ नंबर is greater than equals to 1 and number is less than equals to 6। जिससे मैं ये करता हूँ, the number is in range। देखो अब मैं जीरो रन करूंगा कुछ नहीं हो रहा, मैं सेवन रन करूंगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फोर करूंगा नंबर इज इन रेंज, वन करूंगा नंबर इज इन रेंज, थ्री करूंगा नंबर इज इन रेंज। तब ये क्या कहता है, और तो कहता था कि भाई ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, अगर फर्स्ट नहीं ट्रू हो रही है, फर्स्ट ट्रू हो रही है तब सीधा रन कर दो, फर्स्ट ट्रू नहीं हो रही है तो सेकंड के पास जाओ, सेकंड को चेक करो, अगर सेकंड ही नहीं ट्रू हो रही है तो ये रन नहीं करेगा। बट एंड क्या कहता है कि ये वाली भी ट्रू हो और ये वाली भी ट्रू हो, दोनों ट्रू होंगी तभी ये स्टेटमेंट रन करेगा। तो ये तो हो गया एंड और नॉट, मैंने आपको बता ही दिया। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूं तो इसको ये रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे देखना आप, मैं कुछ भी एंटर करूँ ना, फोर, फोर एंटर को तो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये क्या कहता है कि भाई दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होने चाहिए, है ना। कोई भी नंबर अगर वन से बड़ा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू होगी, लेकिन वो कह रहा है कि वो सिक्स से छोटा नहीं होना चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया। अब मैं अगर वही सेवन डाल दूं, यहाँ पे देखना आप, सेवन क्या होता है, सेवन पे डाल दो, नंबर इज इन रेंज आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो चेक करता है क्या वो नंबर वन से बड़ा है, सेवन वन से बड़ा है। और क्या कहता है कि अब क्या वो नंबर सिक्स से छोटा है, हाँ, नहीं छोटा तो नहीं है, फॉल्स आया, लेकिन नॉट ने उस फॉल्स को ट्रू कर दिया, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो ये रन कर गया। तो ऐसे ये काम करता है, ठीक है। और एंड ये हो गया हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, और नॉट और कंबाइनिंग। ऐसे आप चीजों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दो तीन स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हो। जैसे देखो ये पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ये और कंपेयर होगा, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू, मान लो ये एज 18 से कम हो गया, तो डायरेक्टली ये ब्लॉक ट्रू हो जाएगा। अगर वो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो इसको चेक होगा, अगर ये ट्रू हो गया तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू,
ट्रू हो जाएगा। बट अगर ये भी फॉल्स हो गया तो ये कंप्लीटली फॉल्स हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इफ के बाद ये ट्रू और फॉल्स यहाँ पे डिटरमाइन होगा, देन एंड। अगर ये ट्रू हुआ तो एंड इसको रन करेगा, इसको चेक करने के लिए क्या कि ये वाला जो स्टेटमेंट पूरा है ये एक टाइप का एक ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं है। बट अगर यही फॉल्स हो गया तो एंड को तो पता है ना कि एक ही बार में हमारा फॉल्स हो गया है, तो फिर इसको चेक करने का फायदा ही नहीं। डायरेक्टली डिस्काउंट अप्लाइज, उसने प्रिंट नहीं करना, वो स्किप करके आगे चल जाएगा। बाय, बिकॉज एंड वांट्स कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो, जो कि नहीं हो रही है क्योंकि एक फॉल्स हो गया। अगर मान लो ये ट्रू हो गया, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो ये इसको चेक करने जाएगा। तो पहले इसको चेक करेगा। अब यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी एक और स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी सेम और वाला कंसेप्ट लगेगा, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन नॉट और वापस से कंपेयर होंगे तो फाइनल स्टेटमेंट आएगा। ऐसे आप मल्टीपल ऑपरेटर्स को कंबाइन करके एक ऑर्डर बना सकते हो। अब ये ट्रुथ टेबल है कि ट्रुथ टेबल आ गया, ईसी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आपने पढ़ी होगी तो उसमें होता है ये ट्रू ट्रू, तो ट्रू ही होगा। अगर एक फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी सेकंड फॉल्स होगी तो ये फॉल्स ही रहेगा। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है सेकंड कंडीशन ट्रू है तब भी फॉल्स है, और अगर फॉल्स है फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन में फॉल्स है तो फॉल्स है। तो बेसिकली एक ही कंडीशन में ट्रू होता है। और क्या करता है कि ट्रू ट्रू में भी ट्रू है, ट्रू फॉल्स में भी ट्रू है, फॉल्स ट्रू में भी ट्रू है, बट अगर दोनों ही गलत हो गए तो ये फॉल्स रहेगा। सो पैरेंथेसिस फॉर क्लैरिटी, ये पैरेंथेसिस वगैरह भी दे देते हैं। पता क्या है यार, आप देखो जैसे ये और आपका इतना लिखना लंबा लिखा है ना, अभी ये पैरेंथेसिस नहीं देते ना तो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो कई बार हम पैरेंथेसिस दे देते हैं, और पैरेंथेसिस हमने जो दे दिया ना पहले वो कंप्लीट कंप्लीट होगा, ये बाद में होगा। सबसे पहले ये कंप्लीट, ये वाला चेक होगा, फिर ये यहाँ पे आएगा। ओके, पैरेंथेसिस का ये काम होता है। नाउ नेस्टेड इफ एल्स। हाँ, पास्ट स्टेटमेंट। पहले पास्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट स्टेटमेंट क्या करता है कि यार कोई भी मान लो मेरे को उसके अंदर में कुछ नहीं रखना और मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ, तो ना यहाँ एरर आएगा। मैं अब यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करना चाहूँ, देखो, print file। मैं चाहता हूँ कि यार ये अभी ना इसमें इस लाइन ब्लॉक में बाद में लिखूंगा, तो अब मैं रन कर रहा हूँ तो एरर आएगा। वाई? बिकॉज इंडेंटेशन के इसके नीचे मैंने कुछ ब्लॉक को कोड दिया ही नहीं है, तो मैं पास लिख देता हूँ। पास जैसे मैंने लिख दिया, तो ये वाला भाई ये अभी भी खाली तो है, बट इसको पता है कि अभी खाली है। पहले ना बिना बताए हमने उसे खाली छोड़ दिया तो वो नाराज हो गया। बट अब इसको पता है यहाँ पे पास लिखा है, तो ये एम्प्टी फिलहाल के लिए है। तो ये पास का काम होता है, और ये फंक्शंस में ही आगे हम यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ एल्स की बात करते हैं। लेट्स से मान लो मैंने चेक किया पहले तो क्या ये नंबर रेंज में है। ठीक है, नंबर रेंज में तो है, लेकिन अगर अब मैं चाहता हूँ कि नंबर, पहले बात तो देखो मैं मान लो प्रिंट कर देता हूँ इन रेंज समथिंग। ठीक है, नंबर रेंज में तो है, लेकिन अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या वो मैच भी करता है या नहीं करता है। तब मैं ये कैसे लिखूं, क्योंकि अगर मैं अब एलिफ कंडीशन लगा दूंगा, एल्स कंडीशन लगा दूंगा, तब तो ये वाला जैसे ही वो रेंज में आएगा, मतलब वो अब उसका सही होने का चांस एक बन रहा है। क्योंकि पहले तो अगर रेंज से बाहर है तो कभी वो मैच तो करेगा ही नहीं करेगा, तो मैच तो करेगा ही नहीं। और अगर जब भी रेंज में आ रहा है तो इफ कंडीशन रन हो रही है, तो इसके आगे आप जितनी मर्जी कंडीशन लिख लो वो तो रन करेगी नहीं करेगी। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इफ के अंदर हम एक और इफ बना देते हैं, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ num is equals to dice, अगर डाइस की चॉइस वो मैच कर गया, then print you won समथिंग। और अगर मैच नहीं किया तो यही पे मैं else बना देता हूँ, बेटर लक टू ट्राई अगेन। और ये दोनों मान लो ये तो हो गया इफ, क्या कहते हैं, नेस्टेड स्टेटमेंट्स। अगर ये इफ हमारा हो गया, इसके अंदर नेस्टेड इफ एल्स हो गए, बट ये वाला जो मेन इफ है इसका भी तो रिस्पॉन्स देना है। इसका रिस्पॉन्स हम यहाँ पे नहीं देंगे, ये गलत हो जाएगा। इसका रिस्पॉन्स हम वापस से यहीं पे देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, योर नंबर इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, मैं रन करूं, देखो मैं पहले अगर जीरो देता हूँ, कह रहा है योर नंबर इज आउट ऑफ रेंज। वाई? बिकॉज ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स रन हो गया। बट अगर मैं नंबर को रेंज में कर देता हूँ वन, तो क्या कहता है कि इन रेंज है। बेसिकली ये कंडीशन ट्रू होगी तो इन रेंज ये रन हुआ, फिर चेक करके डाइस बराबर है नहीं तो ट्राई अगेन, इससे प्रिंट कर दिया। बट अगर मैं वहीं अब सीधा फोर एंटर कर दूं, इन रेंज यू वॉन्ट, बात खत्म। ये हो गया नेस्टेड इफ एल्स। अब एक के अंदर एक आप अब बाय द वे इसके अंदर भी आपको कुछ बनाना है तो आप बना सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली ओपन यू। अभी देखो इफ के अंदर इफ की जितने मर्जी चलाए चलो, लेकिन एक बात याद रखना, जिस लेवल पे आपने इफ यहाँ पे लिखा है ना, इसका एल्स वहीं पे होगा। आप ऐसा एल्स में ना इसके आगे इंडेंटेशन नहीं दे सकते। ठीक है, ये नहीं कि आपका ये इंडेंटेशन यहाँ पे जाएगा ना, ये यहीं पे रहेगा।
और ये जो इफ एल्स है ना, ये बाकी एक इंडेंटेशन से जाएगा। अगर इसके अंदर मैं एक और इफ स्टेटमेंट बनाऊं तो ये एक और इंडेंटेशन के साथ आएगा। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप नए ब्लॉक ऑफ कोड बनाते जाओगे, इंडेंटेशन आपकी बढ़ती जाएगी और एक एक्यूमुलेट होती रहेगी। अब देखो इन्होंने ये बनाया, पहले तो यूजर नेम इसमें दे दिया, एक पासवर्ड दे दिया और इज एक्टिव, ट्रू और फॉल्स। जैसे आईडीज डिसेबल भी होते हैं इंस्टाग्राम पे जैसे होता है। तो देखो इफ यूजर नेम, अच्छा ये भी एक चीज है ना, ये आपको मैंने नहीं बताया। इफ अच्छा ये वाला मैंने अभी मैं सोच रहा था मैं बताऊं, अभी बता देता हूँ। तो ये क्या कहता है, इसको फिलहाल के लिए मैं बंद करता हूँ। कि मान लो मैं ना यूजर से इनपुट लेता हूँ, नेम नेम इनपुट ले रहा हूँ, एंटर योर नेम। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, मालूम है यूजर ने नेम पूछा और मैं कह रहा हूँ कि हाय नेम, एंटर योर जैसे इसको मतलब मैं कह रहा हूँ आयुष। तो हाय आयुष आ रहा है, बट अगर मैं कुछ ना लिखूं, मैं एंटर कर दूं तो हाय यार। अब यार ये तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। अगर किसी बंदे ने यूजर नेम नहीं डाला, मैं कहीं पे भी लॉगिन करता हूँ यूजर नेम तो डालना पड़ता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं कैसे चेक करूँ क्या उसकी मतलब क्या इसके अंदर जो यूजर ने नेम एंटर किया है कहीं खाली तो नहीं दे दिया है, क्योंकि बहुत जगह पे होता है जैसे यूजर नेम कभी भी आपका एम्प्टी नहीं हो सकता। यूजर नेम में कुछ तो लिखोगे, लेकिन कोड को चेक करना हम ये कैसे कर सकते हैं। अब एक तरीका आपके दिमाग में आएगा क्या, कि हमने याद है लेंथ मॉड्यूल किया था, इफ लेंथ नेम इज इक्वल्स टू 0, देन मैं क्या कह दूंगा कि प्रिंट एंटर एंटर योर नेम, या फिर योर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, योर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, है ना। और इसको आप एल्स में लगा दो। एक तो आपके दिमाग में ये मेथड आएगा क्या, कि बेसिकली कि अगर आपने नेम का इनपुट लिया और जो इनपुट की लेंथ 0 है, मैंने बताया था लेंथ से पता चल जाता है उसमें कितने कैरेक्टर्स है, अगर वो कैरेक्टर 0 है यानी कुछ भी नहीं है, तो ये नेम नेम कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। जैसे मैंने नेम आयुष डाला तो कोई बात नहीं, हाय आयुष आ गया। बट मैं खाली आ गया, जो नेम कैन नॉट बी ब्लैंक आ गया ना। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका एक और होता है, इसकी जगह आप एक काम कर और कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो, इफ नेम प्रिंट हाय, दोबारा ऑफ नहीं करवाना, हाय नेम और एक एल्स योर नेम कैन नॉट बी लेफ्ट एंड ब्लैंक। अब देखो ये करता क्या है, इफ नेम मैंने कुछ कंपेयर नहीं किया, बाय द वे आप हर बार देखोगे ना तो कंपैरिजन कुछ तो मैं करता था, पर याद रखना नेम में या फिर कोई भी यहाँ पे अब इंटीजर के साथ भी मैं बात करूंगा, लेकिन नेम में मैं कुछ भी एंटर करूं, मतलब कुछ भी एंटर करता हूँ, 1 2 3 4 ABCD, मतलब बेसिकली स्ट्रिंग में ना मैं कुछ भी एंटर करूँ तो वो स्ट्रिंग हमेशा एक, जब उसको बूलियन में कन्वर्ट होता है ना वो हमेशा ट्रू रिटर्न करता है। वाई, बिकॉज उसकी वैल्यू ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर वो खाली है, उसमें एक भी कैरेक्टर नहीं है, तो वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाती है, और एम्प्टी स्ट्रिंग हमेशा बूलियन में फॉल्स रिटर्न करती है। अभी देखोगे अगर मैं कोई भी नेम डालता हूँ, आयुष, नॉर्मल रन कर रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पे एंटर किया था आयुष है, तो कुछ तो लिखा ना, तो जब कुछ भी लिख दिया तो उसकी वैल्यू ट्रू ही रहेगी। बट अगर मैं एंटर कर खाली पे एंटर करूँ तो देख सकते हो, तो खाली था, तो खाली होता है ना वो हमेशा उसके वैल्यू 0 ही होती है, मतलब सॉरी फॉल्स होती है, फॉल्स होती है तो एल्स रन हमारा कर दिया। ये भी एक तरीका होता है करने का। और बाय द वे अगर मैं यहाँ पे नेम की जगह मान लो मैं इनपुट ले लेता हूँ एज की, एज इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर एज। इफ नेम के बाद मान लो पहले तो यूजर का पहले नेम सही हो गया, अब नेस्टेड का भी यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। पहले तो भाई नेम यूजर ने एंटर किया है तो नेम तो चेक हो, उसके बाद मान लो नेम ही प्रॉब्लम आ गई, नेम में प्रॉब्लम आ गई तो उसको तो पहले आउटराइट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मान लो नेम सही है तो उसके बाद में क्या करना चाहता हूँ, इफ अगर नेम इनके सही है यूजर का तो इफ एज यू आर एक्सटर्नल, यू आर एज
ईयर्स ओल्ड। एल्स एल्स बाय द वे इसी के साथ इसी के लेवल पर रहेगा एल्स प्रिंट एज एंटर एनी वैलिडेज ना एंटर द वैल्यू वैल्यू एज। देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर एम्प्टी नाम लिखूं एज मेरा पूछेगा तो बट योर नेम कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक यही पे इसने एरर आउट कर दिया। अब मैं नेम डालूंगा अपना आयुष एज पूछा 45 डन नॉर्मल प्रिंट होगा। मान लो मैं अपना नेम सही डाल देता हूँ एज लेकिन मैं खाली छोड़ देता हूँ तो फिर तो ये एरर ही आ गया वाई क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग को ना इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बट अगर मैं वही अपना ना एज जीरो डाल दूं जीरो होती है किसी की एज नहीं। और जीरो भी एक टाइप का एम्प्टी इंटीजर ही होता है एम्प्टी इंटीजर हो गया तो जीरो हमेशा फॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जीरो का मतलब आपको पता होगा वन का मतलब ट्रू होता है जीरो का मतलब फॉल्स होता है। जैसे ही जीरो हो गया ना ये फॉल्स हो गया तो इन्होंने ये एल्स ब्लॉक रन हो गया। तो ये हो गया हमारा इंटीजर और स्ट्रिंग से इंटरेक्शन ओके। अब पास्ट स्टेटमेंट हो गया लॉजिकल हो गया हमारा नेस्टेड हो गया। अब शॉर्ट हैंड भी कर ही लेते हैं। अब शॉर्ट हैंड क्या कहता है शॉर्ट हैंड की बात करें शॉर्ट हैंड को हम वो भी कहते हैं क्या कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करते हैं लेट्स से मैं यहाँ एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके बताता हूँ कि ना मेरे को मान लो एक ना एज मेरे को पता है यूजर की एज मेरे को पता है कि हाँ लेट्स से उसने ना 42 है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या वो माइनर है नहीं माइनर। अब मैं नॉर्मल कैसे लिखूंगा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 देन is minor equals to is equals to true else is minor false। ओ सॉरी इक्वल्स टू ठीक है। और अब इससे ना आप आपको पता चल जाएगा यहाँ पे लास्ट में ना यहाँ पे प्रिंट इज माइनर कर लेना ट्रू है 18 कर दूं ये तब भी ट्रू रहेगा तब भी ट्रू है। बट अगर मैं इसको कर दूं 17 फॉल्स हो गया। ठीक है एक तो एज मेरे को मान लो डिटरमाइन करना तो एक ये तरीका है। दूसरा एक और तरीका है इज माइनर इज माइनर इक्वल्स टू ट्रू। अच्छा बाय द वे यहाँ पे डबल इक्वल्स टू मत डाल दो। डबल इक्वल्स टू डाल दोगे ना इज माइनर को कंपेयर करने चला जाएगा वो। लेकिन मैं उसकी वैल्यू असाइन करनी है उसको एक वैल्यू बता रहा हूँ मैं भी बता रहा हूँ मैं उससे पूछ नहीं रहा क्या ये दोनों सेम है नहीं है। मैं तो उसको बता रहा हूँ कि जब बताना है तो सिंगल यूज करो जब पूछना है तो डबल इक्वल्स टू यूज करो ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ इसको मान लो मैं एक बार को ब्रैकेट में रख सकता हूँ रखना जरूरी नहीं है। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 ऐसे ना बाहर बता देता हूँ if age is greater than equals to 18 else is minor false। देखो अब है क्या यार ये एक लाइन है। अब देखो इसको मैं रन करूं अब तो ये कर क्या रहा है कि नॉर्मली क्या कर रहा था मैं इफ लिख रहा था स्टेटमेंट लिख रहा अपनी कंडीशन लिख रहा था फिर अपना वेरिएबल उसका फिर वैल्यू एल्स लिख रहा था वेरिएबल देन इट्स वैल्यू। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मैंने एक पहले वेरिएबल बनाया मैंने इक्वल्स टू रखा। अब उसके बाद नॉर्मली हम क्या करते थे या तो ट्रू लिख लेते थे या फिर हम लिख लेते थे ऐसे करके यहीं से फॉल्स है ना ऐसे करके फॉल्स लिख लेते थे। बट ये क्या करता है ना ये एक स्टेटमेंट अब बेसिकली क्या कर रहा हूँ सबसे पहले भी हमारा स्टेटमेंट है जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं बाय द वे ये तभी हम यूज करते हैं जब हमें एक स्टेटमेंट करनी होती है ठीक है। तो अगर एक स्टेटमेंट जो हमारी है वो ये स्टेटमेंट है पहले जो हम यहाँ पे लिख रहे थे मान लो ईस्ट माइनर की वैल्यू मैं क्या करना चाहता हूँ ट्रू करना चाहता हूँ इफ यानी अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब इफ ये वाली स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है तो ये वाली वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी। नहीं अगर सेटिस्फाई ये वाली कंडीशन नहीं हो रही है तो एल्स के बाद वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। और बाय द वे सिर्फ अब ट्रू फॉल्स को करने को नहीं कर सकते अब तो मैं एंटर करके देखूं फॉल्स आ रहा है लेकिन जैसे मैं इसको 18 कर दूंगा ये ट्रू हो जा रहा है। और बाय द वे सिर्फ बुलियंस के लिए नहीं किया जा सकता मान लो इज माइनर एक ट्रू फॉल्स एक बुलियन वेरिएबल नहीं होता ये एक एज का ही वेरिएबल होता है।
लेट्स से 18 प्लस रिटर्न, ये कुछ रिटर्न करता है। ये मान लो एक स्ट्रिंग होता है, यस यू कैन वोट, एल्स नो यू कैन नॉट वोट। तो ये ऐसे भी काम करेगा। क्यों काम करेगा, देखो ये सी, ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये फिर से एक वेरिएबल है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये वाली कंडीशन जो इफ के बाद कंडीशन लिखी है वो ट्रू हो जाती है, तो इसको ये वाली वैल्यू असाइन कर देना जो कि स्ट्रिंग है। और अगर नहीं हो रही है तो ये वाली वैल्यू असाइन कर देना जो भी एक टाइप की स्ट्रिंग है। आप ऐसे ही करके इसको यूज कर सकते हैं। और बाय द वे स्ट्रिंग्स के लिए नहीं, ये नंबर्स के लिए असाइन होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, और अगर नहीं है तो यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 प्रिंट हो रहा है। जैसे ही 17 वगैरह है, उसको वैल्यू 2 असाइन हो जाएगी। तो ये भी एक करने का तरीका है, ये शॉर्ट फॉर्म है। देखो इतना लंबा कोड लिखने की बजाय हमने एक बार वेरिएबल को डिफाइन किया और उसी के अंदर लिख दिया। बाय द वे ये हमने छोटे इफ एल्स स्टेटमेंट्स के लिए यूज करते हैं कि उसी कंडीशन लाइन बचाएगा, हमारी एफर्ट को बचाएगा। बट ज्यादा लंबा कंडीशन जाएगा ना तो प्रॉब्लम करता है। अच्छा बाय द वे इसमें एल एल से एलिफ भी लगा सकते हो, कहाँ गया? और सिर्फ इससे आप वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते, आप इससे ना स्टेटमेंट्स भी रन कर सकते हो। कैसे? प्रिंट एज is equals to, if age equals to greater than 18, नहीं तो print his, the age cannot be disclosed, the age cannot be disclosed। या फिर या एज की जगह अदर नेम, मान लो नेम होता आयुष, ठीक है। देखो अब ये मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जैसे पता होगा आपको कई बार कुछ क्रिमिनल केस ये हो जाता है, किसी का भी है ना, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है और बंदा माइनर होता है, तो लॉ परमिट, लॉ मना करता है कि उसका नेम रिवील नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इसमें फिलहाल के ऊपर, तो ये क्या कर रहा है कि प्रिंट करे अगर एज 18 प्लस है या 18 या 18 प्लस है, तो ये फंक्शन रन करेगा। जो ये फंक्शन क्या करता है, नेम को प्रिंट करता है। और अगर नहीं है तो दिस कैनॉट बी डिस्क्लोज, ये प्रिंट हो जाएगा। कैनॉट बी डिस्क्लोज, मैं इसको 18 कर दूं, नेम प्रिंट हो रहा है। सो ये ऐसे करके आप फंक्शंस भी रन कर सकते हो इससे, है ना। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, मैक्स वैल्यू, अब बाय द वे ये भी है कि अगर मेरे को एक्स और वाई जेड में से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है, तो मैंने मैक्स वैल्यू वेरिएबल बनाया, उसमें मैं कह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू असाइन कर दो, मैक्स वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को असाइन कर दो एक्स की वैल्यू, अगर एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है, तो एक्स की वैल्यू असाइन कर दो। मतलब मान लो एक्स 25 होता, 25 20 से बड़ा होता, तो मैक्स वैल्यू की वैल्यू 20 हो जाती, 25 हो जाती। बट अगर ये नहीं हो रहा है, जो कि इस केस में नहीं हो रहा है, तो वाई की वैल्यू असाइन कर दो, वाई की वैल्यू क्या है 20, तो इससे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये ऐसा कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देखो यूजर नेम एम्प्टी है, डिस्प्ले नेम यूजर नेम, इफ यूजर नेम एल्स गेस्ट। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि अगर यूजर नेम, जैसे मान लो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी भी चीज को ना एज अ कंडीशन यूज कर लोगे, इफ, सबसे पहले ना इसमें आप पहली चीज ना पढ़ा करो, इसमें आप सबसे इफ के बाद से पढ़ा करो, इफ। अरे कंडीशन, कंडीशन यूजर नेम है। मैंने बताया था कि अगर कंडीशन में आप डायरेक्टली स्ट्रिंग डाल देते हो तो वो चेक करता है क्या वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो वो फॉल्स हो जाता है। अगर उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, उसमें कुछ भी है, तो ट्रू हो जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे कोई यूजर नेम लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल आयुष, तो क्या होता है, इफ यूजर नेम आयुष लिखा है तो ट्रू हो जाता, तो यूजर नेम यहाँ पे असाइन हो जाता डिस्प्ले नेम में। अगर वो एम्प्टी है, जैसे इस केस में है, तो यहाँ पे एम्प्टी है तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये असाइन नहीं होगा, गेस्ट असाइन हो जाएगा। बेसिकली इस यूजर का हमें नाम नहीं पता तो गेस्ट इसका पता, तो जैसे यहाँ पे ना लॉगिन मैंने अभी नहीं किया, तो यहाँ पे अगर कहीं पे इसको मेरा नाम लिखना होगा तो ये गेस्ट क्यों लिखेगा। ओके, हाँ, when to use shorthand if condition action are simple, very simple, improves code readability, you want to make quick assignments or based on condition। अगर आप किसी भी चीज को वैल्यू असाइन करना चाहते हो on the basis of condition, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये हो गया if else और conditional statements की हमने बात की। अगली बार हम इसकी बात करेंगे स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स हो गए हमारे कवर। देन वी हैव बूलियंस, बूलियंस भी मैंने कवर करी दी है, क्योंकि ये भी एक टाइप के बूलियंस ही थे जो हम इक्वल्स टू के साथ रिलेट कर रहे थे। बाय द वे इसको आप ऐसे बूल प्रिंट करोगे ना, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। मैं इसको कैसे दिखाता हूँ, किसी भी, जैसे नॉर्मली को हम स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहे थे, इंटीजर कन्वर्ट कर रहे थे, जैसे इंट में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं दिखाऊंगा एरर कर जाएगा। सॉरी एरर नहीं करेगा, देखो अभी देखो क्या होता है। ये एक एरर कर दिया, वाई बिकॉज ये स्ट्रिंग में इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होता, सेम फ्लोट के साथ भी करेगा। लेकिन मैं बूल के साथ कर दूं तो देखना क्या होगा, ट्रू रिटर्न होगा। क्यों रिटर्न होगा ट्रू, क्योंकि इसके अंदर कुछ है। अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूं,
फॉल्स हो जाएगा। मैं अगर इसको एम्प्टी कर दूं, फॉल्स हो गया क्योंकि कुछ नहीं है। लेकिन मैं वही जीरो एंटर कर दूं तब भी इसमें कुछ नहीं होगा। अगर मैं 0.1 भी एंटर कर दूं ना, तो इसकी वैल्यू, देखो 0.1 भी कर दूं ना, तो अभी इसकी कुछ वैल्यू है। अब ये ट्रू हो जाएगा, देखो ट्रू हो रहा है। सो ये ना कुछ चीजें हैं जो बताते हैं मोस्ट वैल्यूज आर ट्रू है ऑलमोस्ट एनी वैल्यू सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट। अगर कोई भी कंटेंट होता है तो ट्रू होती है। एनी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग जो होता है, हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग को छोड़ के बाकी सारी स्ट्रिंग्स ट्रू होती है। एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो इज ट्रू। एनी लिस्ट टपल्स, अब टपल्स वगैरह की मैं बाद में बात करेंगे, है ना। समझो, अब देखो ये सारी चीजें होती है ना। अब इस ये ना, जब हम स्ट्रिंग्स टपल्स की बात करेंगे तब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये क्लासेस हो गए, क्लासेस में भी हम ये तब बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। सो देन वी हैव ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की मैं बात कर ही लेता हूँ, देखता हूँ। ऑपरेटर्स की भी बात कर लेता हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये ऑपरेटर। अब ये देखो ना, ये जो चीजें थी ना जो हमने डिस्कस की, ये टर्नरी ऑपरेटर में भी ना लिस्ट कर रखी है। वहां पे वो शॉर्ट हैंड कह रहे थे इसको, अब इसको यहाँ टर्नरी ऑपरेटर कह रहे थे, ये एग्जैक्टली सेम हो जाती है। कंपैरिजन ऑपरेटर, ये हमने बात कर ही ली है। उसका लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ये हमने बात कर ही ली है। उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर हमने बात नहीं की है, इज और इज नॉट क्या होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर वगैरह हमने बात नहीं की है। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने बात नहीं की है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने बात कर ही ली है, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर थे। हमने सबसे बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर हमने बात कर ली है, इक्वल्स वाला। बाकी हमें करना है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है, ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड, है ना, बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं इसकी बात करेंगे। देन वी हैव, ओके, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये सारे हम ना करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये एक ही टॉपिक को हमने काफी लंबा खींच किया, अगर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसी से सब कुछ आगे हम प्रोसीड करेंगे। सो 25 क्वेश्चंस का एक क्विज है, उसको अटेम्प्ट करो, पॉलिश करो। दैट्स इट।